Introducing the Current Affairs Workbook. It is an activity-driven learning comprising summaries, quick facts, MCQs, true-false statements, mains practice questions, and ethics case studies, consolidated into a comprehensive workbook. Dive into our monthly magazine summary, a concise overview capturing key insights, events, and trends of the month. Unlock the power of our Quick Facts block, your rapid reference toolkit with essential facts, figures, and critical statistics. Experience our dynamic activities like MCQs and true-false statements to subjective questions and ethics case studies that refine your analytical thinking and articulation skills. Track your progress with our dedicated self-evaluation page, your personal growth monitoring and improvement tool. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को दया याचिकाओं पर कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए। UNCCD के COP16 में मरुस्थलीकरण की रोकथाम में देशज समुदायों की भूमिका स्वीकार की गई। डिसेंट वर्क इन नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस NBS रिपोर्ट जारी की गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जल्द ही एक व्यापक एंटी ड्रोन यूनिट बनाएगा। बीमा क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा और विनियमन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। GLMC ने नेविगेटिंग टुमारो मास्टरिंग स्किल्स इन अ डायनामिक ग्लोबल लेबर मार्केट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दया याचिकाओं पर कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कि दिशा निर्देश महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रदीप यशवंत कोकड़े केस में जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य दया याचिका और मृत्युदंड की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना तथा अनावश्यक देरी को रोकते हुए दोषियों के कानूनी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है। चलिए खबर की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर एक नजर डालते हैं। पहला है दया याचिकाओं के लिए समर्पित प्रकोष्ठ का गठन। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दया याचिकाओं को संभालने और निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के लिए समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। दूसरा है न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति। विधि और न्याय विभाग के एक अधिकारी को समर्पित प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया जाएगा। तीसरा है सूचना साझाकरण और दस्तावेजीकरण। जेल प्राधिकरण दया याचिकाओं को समर्पित प्रकोष्ठ में भेजेंगे तथा पुलिस थानों व जांच एजेंसियों से आवश्यक जानकारी मांगेंगे। इसके अलावा राज्यपाल और राष्ट्रपति सचिवालयों के साथ समन्वय बनाते हुए दया याचिकाओं को आगे की कार्रवाई के लिए इन सचिवालयों को भेजना होगा। इलेक्ट्रॉनिक संचार को देखें तो गोपनीयता की आवश्यकता वाले मामलों को छोड़कर दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी संचार ईमेल के माध्यम से किए जाएंगे। अब दिशा निर्देश और रिपोर्टिंग को देखें तो इसमें राज्य सरकारें दया याचिकाओं से निपटने की प्रक्रियाओं के विवरण वाले कार्यकारी आदेश जारी करेंगी। चलिए अब इसके कार्यान्वयन को समझते हैं। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन के संबंध में रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा सत्र न्यायालयों के लिए भी कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन्हें ऐसे केसों का रिकॉर्ड रखना होगा और लंबित अपीलों के लिए सरकारी अभियोजकों या जांच एजेंसियों को नोटिस जारी करना होगा। और अंत में एग्जीक्यूशन वारंट, जिसके तहत मृत्युदंड के परिवर्तनीय होने के तुरंत बाद संबंधित राज्य को एग्जीक्यूशन वारंट के लिए आवेदन करना होगा। चलिए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की अन्य टिप्पणियों की। इसमें पहला है विलंब का प्रभाव। इसका दोषियों पर अमानवीय प्रभाव पड़ता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। दूसरा है विलंब को चुनौती देने का अधिकार। दोषी अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के तहत सुनवाई में विलंब को चुनौती दे सकते हैं। और आखिरी है केस विशिष्ट निर्धारण, जिसके तहत अनुचित या अत्यधिक देरी को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसे प्रत्येक केस के आधार पर तय किया जाएगा। खबर के अंत में दया याचिका के बारे में भी बात कर लेते हैं। संविधान ने राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने या सजा कम करने की शक्ति प्रदान की है। मारूराम बनाम भारत संघ 1981 केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि दया याचिकाओं पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा। और इसके कानूनी प्रावधान को देखें तो इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 472(1) के तहत शामिल किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर।
UNCCD के COP 16 में मरुस्थलीकरण की रोकथाम में देशज समुदायों की भूमिका स्वीकार की गई। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन COP 16 रियाद में आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में पहली बार UNCCD में देशज लोगों का फोरम भी आयोजित किया गया। इसमें भूमि संरक्षण और संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन में देशज लोगों के अमूल्य योगदान को रेखांकित किया गया। आइए देशज लोग इंडिजिनस पीपल्स कौन है, इनके बारे में जानते हैं। ये अनूठी परंपराओं का पालन करने वाले आदिवासी समुदाय हैं। ये अपनी अनूठी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परंपराओं को संरक्षित रखे हुए हैं। ये परंपराएं उन प्रभावशाली समाजों से भिन्न हैं जिनमें वे रहते हैं। देशज समुदायों के उदाहरण हैं ऑस्ट्रेलिया के एबोर्जिन्स, न्यूजीलैंड के माओरी, भारत की जनजातियां जैसे संथाल, गारो आदि। ये विश्व की आबादी का केवल 5% है। इसके बावजूद उन्हें हरित क्षेत्रों के रक्षक, गेटकीपर्स ऑफ ग्रीन एरियाज के रूप में मान्यता दी गई है। गौरतलब है कि विश्व के 22% हिस्से पर हरित क्षेत्र का आवरण है। चलिए अब मरुस्थलीकरण से निपटने में देशज समुदायों की भूमिका के बारे में भी जानते हैं। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर और कृषि वानिकी में इनकी भूमिका की बात करें तो इसके उदाहरण के तौर पर माया समुदाय के लोगों द्वारा मिल्पा नामक पॉलीकल्चर तकनीक का उपयोग करना शामिल है। दूसरा है संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में। उदाहरण के लिए बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य BRTWS के प्रबंधन में सोलिगा जनजाति प्रमुख भूमिका निभाती है। तीसरा है पुनर्वनीकरण में इनकी भूमिका। उदाहरण के लिए भारत की खासी और गारो जनजातियां मेघालय में पवित्र माने जाने वालों वृक्षों यानी सैक्रेड ग्रोव्स का प्रबंधन करती हैं। इससे वनों का संरक्षण होता है। चौथा है जल प्रबंधन। उदाहरण के लिए बीदर क्षेत्र में वर्षा जल संचयन के लिए करेज या सुरंग बावी प्रणाली अपनाई जाती है। देशज लोगों के समक्ष चुनौतियां देखें तो मुख्य चुनौतियां हैं चरम गरीबी, जबरन विस्थापन, लैंगिक भेदभाव, संसद या विधान मंडलों में कम प्रतिनिधित्व, सामाजिक सेवाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिलना, जलवायु परिवर्तन आदि। चलिए अब देशज समुदाय के उद्धार के लिए की गई मुख्य सिफारिशें भी जान लेते हैं। हरित क्षेत्रों के संरक्षण से जुड़ी वैश्विक निर्णय प्रणाली में देशज लोगों को भी शामिल करना चाहिए। देशज लोगों को भूमि अधिकार दिया जाना चाहिए और आसानी से वित्त पोषण प्रदान करना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में देशज लोगों के पारंपरिक ज्ञान को शामिल करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए। आखिर में देशज समुदाय के ज्ञान का उपयोग करके हरित क्षेत्रों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। पहला है संयुक्त वन प्रबंधन JFM। इसके तहत सरकारी नियंत्रण वाली निम्नलिखित वन भूमि के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाता है। दूसरा है ग्रीन इंडिया मिशन GIM। इसका उद्देश्य है भारत के कम होते वन क्षेत्र की रक्षा करना, पुनर्वनीकरण करना और हरित क्षेत्र बढ़ाना। तीसरा है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL। यह पारंपरिक ज्ञान का डिजिटल संग्रह है। इसका उद्देश्य बायोपायरेसी और गलत तरीके से पारंपरिक ज्ञान के पेटेंट को रोकना है। चौथा है वन अधिकार अधिनियम FRA 2006। इसमें वन संसाधनों और वनवासियों की पारंपरिक प्रथाओं पर सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। डिसेंट वर्क इन नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस NBS रिपोर्ट जारी की गई। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा UNCCD के COP 16 में जारी किया गया है। यह रिपोर्ट प्रकृति आधारित समाधान NBS और रोजगार के बीच संबंध को तथा सतत विकास लक्ष्यों SDGs को हासिल करने में NBS की भूमिका को गहराई से समझने का प्रयास करती है। तो चलिए सबसे पहले इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करें रोजगार से तो वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 60.5 से लेकर 63 मिलियन लोग यानी कुल वैश्विक रोजगार का 1.8% NBS में काम करते हैं। इनमें से 95% लोग एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कार्यरत हैं। अधिकतर लोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा संचालित NBS रोजगार में संलग्न हैं। दूसरा है युवा रोजगार।
एनबीएस श्रमिकों में युवाओं की भागीदारी लगभग 14% है। वहीं अगर महिला रोजगार को देखें तो एनबीएस कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी वैश्विक स्तर पर 1/3 है। इस रिपोर्ट में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान के बारे में भी बात की गई है। वैश्विक जीडीपी में एनबीएस का योगदान केवल 0.3% है। और आखिर में है अवसर। ग्रीन ग्रे अवसंरचना यानी मानव निर्मित और प्रकृति आधारित दोनों अवसंरचना से 2030 तक 20 से 32 मिलियन नए रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है। चलिए अब एनबीएस को अपनाने में तेजी लाने के लिए रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें भी जान लेते हैं। पहली है राष्ट्रीय एनबीएस नीतिगत फ्रेमवर्क को मजबूत करना। एनबीएस को अवसंरचना, कृषि और अन्य क्षेत्रों में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी है विविध कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत एनबीएस को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही एनबीएस कार्यबल में समावेशिता को बढ़ावा देना चाहिए। एनबीएस परियोजनाओं में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शामिल करने के साथ साथ उचित वेतन, सुरक्षित कार्य दशाएं, सामाजिक संवाद और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। और आखिरी है अनुसंधान और डेटा संग्रहण। साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए एनबीएस संबंधी रोजगार, कौशल एवं परियोजना आधारित परिणामों पर डेटा संग्रह को बेहतर बनाना चाहिए। चलिए खबर के अंत में अब प्रकृति आधारित समाधान एनबीएस जान लेते हैं। इसके तहत प्राकृतिक और संशोधित पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण, संधारणीय प्रबंधन एवं पुनरुद्धार के जरिए प्रमुख सामाजिक चुनौतियों का समाधान किया जाता है। इससे जैव विविधता और मानव कल्याण दोनों को लाभ होता है। इसके उदाहरण देखें तो इसमें प्रवाल भित्तियों का संरक्षण एवं पुनरुद्धार, हरित शहरों का निर्माण आदि शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जल्द ही एक व्यापक एंटी ड्रोन यूनिट बनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन अथवा मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवी के बढ़ते खतरे पर प्रकाश डालते हुए इस मुद्दे से निपटने के लिए रक्षा और अनुसंधान संगठनों को शामिल करते हुए समग्र सरकार यानी होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। आइए एंटी ड्रोन या ड्रोन रोधी प्रणालियां क्या होती है इसे समझते हैं। इन विधियों या प्रणालियों का उपयोग अनधिकृत यूएवी या ड्रोन का पता लगाने, उन पर नजर रखने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। ये ड्रोन सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, जैसे विस्फोटक ले जाना, निगरानी करना या हवाई क्षेत्र में हस्तक्षेप करना आदि। इसमें उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, स्पूफर्स, नेटगन आदि शामिल है। चलिए भारत में एंटी ड्रोन यूनिट की आवश्यकता क्यों है ये भी जानते हैं। पहला है बढ़ते खतरे। सीमाओं पर अवैध गतिविधियों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इस वर्ष 2024 भारत की पाकिस्तान से सटी सीमा पर 260 से अधिक ड्रोन निष्क्रिय किए गए हैं। दूसरा है रियल टाइम में डिटेक्शन, ट्रैकिंग और निष्क्रिय करना। इसके तहत विशेष रूप से हवाई अड्डों, सैन्य स्थलों, महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं और सार्वजनिक आयोजनों जैसे क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन यूनिट का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है गैर राज्य अभिकर्ताओं से निपटना। आतंकवादियों द्वारा नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने हेतु हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। चौथा है ड्रोन का दोहरा उपयोग। इसके तहत हथियारों की तस्करी के साथ साथ लड़ाकू मिशनों और सैन्य टोही कार्यों के लिए भी इनका उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण देखें तो हाल ही में बांग्लादेश ने बायर कटर TB2 लड़ाकू ड्रोन का इस्तेमाल किया है। पांचवा है अंतरिक्ष सुरक्षा। हाल ही में मणिपुर में उग्रवादियों द्वारा विस्फोटक गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। आखिर में भारत द्वारा हाल ही में अपनाए गए कुछ ड्रोन रोधी उपाय जानते हैं। पहला है DRDO की सॉफ्ट किल और हार्ड किल तकनीक। यह दुश्मन के ड्रोन से निपटने वाली स्वदेशी तकनीक है। सॉफ्ट किल देखें तो इसके तहत ड्रोन के संचार लिंक को जाम कर दिया जाता है। हार्ड किल की बात करें तो इसके अंतर्गत लेजर आधारित प्रणाली से ड्रोन को नष्ट कर दिया जाता है। दूसरा है लेजर युक्त ड्रोन रोधी गन माउंटेड प्रणाली। इसे भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया है। इससे ड्रोन का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तीसरा है भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का काउंटर ड्रोन सिस्टम D4 सिस्टम। यह रियल टाइम में ड्रोन को खोजने, उसे डिटेक्ट करने, उसकी ट्रैकिंग करने और उसे निष्क्रिय करने में सक्षम है। और अब बात करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की। भीमा क्षेत्रक के प्रदर्शन की समीक्षा और विनियमन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। सबसे पहले भारत में भीमा क्षेत्रक की स्थिति जानते हैं।
बात करें बीमा पैठ की तो भारत में बीमा पैठ 2001-02 के 2.71% से बढ़कर 2021-22 में 4.2% हो गई थी। वहीं 2021-22 में बीमा पैठ का वैश्विक औसत 7% था। बीमा घनत्व को देखें तो यह 2001-02 में $11.5 से बढ़कर 2021-22 में $91 हो गया है। 2021-22 में बीमा घनत्व का वैश्विक औसत $874 था और बीमा व्यवसाय की बात करें तो 2021 में 3.23% बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत का जीवन बीमा व्यवसाय में 9वां स्थान था। इसी के साथ अब भारत में बीमा क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं भी जान लेते हैं। सबसे पहली समस्या है मिसिंग मिडिल। नीति आयोग के अनुसार भारत की लगभग 30% आबादी स्वास्थ्य बीमा से वंचित है। दूसरी है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए समान अवसरों की कमी। ये बीमा कंपनियां पर्याप्त पूंजी की कमी से जूझ रही हैं। इसके अलावा इनके पास नकदी प्रवाह की भी कमी है जो इनकी दीर्घकालिक देनदारियों को पूरा कर सकें। और तीसरी है नीतिगत रोड मैप का अभाव। भारत ने 2047 तक सभी के लिए बीमा का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए कोई स्पष्ट नीति या रोड मैप उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते हुए बीमा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए की गई सिफारिशें भी जान लेते हैं। सुबेदीय वर्गों की वित्तीय सुरक्षा के लिए नए किफायती सूक्ष्म बीमा उत्पाद विकसित करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले बीमा उत्पादों पर लागू जीएसटी पर टीडीएस दरों में एक रूपता लाने की जरूरत है और बीमा कंपनियों को एक ही लाइसेंस के तहत जीवन और गैर जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा और टर्म इंश्योरेंस पर लागू 18% जीएसटी दर को घटाकर बीमा को किफायती बनाना चाहिए। अंत में भारत में बीमा क्षेत्र के विकास के लिए उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। पहला है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI। इसका उद्देश्य बीमा व्यवसाय की व्यवस्थित समृद्धि सुनिश्चित करना है। दूसरा है बीमा अधिनियम 1938। इसके तहत बीमा व्यवसायों के कामकाज के लिए विधायी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और नई योजनाएं देखें तो इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY आदि शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। GLMC ने नेविगेटिंग टुमारो मास्टरिंग स्किल्स इन अ डायनामिक ग्लोबल लेबर मार्केट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में भविष्य के कार्यबल के लिए संज्ञानात्मक कौशल तथा स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षमताएं प्राप्त करना जरूरी है। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, डेटा साइंस आदि की बढ़ती मांग की वजह से है। रिपोर्ट के अनुसार श्रम मांग को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख वैश्विक कारक कुछ इस प्रकार है। पहला है आर्थिक वैश्वीकरण। वैश्विक व्यापार से अवसर पैदा होते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है। इससे नौकरियां छूटती हैं और कुशल कार्यबल कहीं और प्रवास कर जाता है। भारत से प्रतिभा पलायन इसका एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा है बदलती जनसांख्यिकी। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में बढ़ती वृद्ध आबादी की वजह से कार्यबल कम हो रहा है। वहीं अधिक युवा आबादी वाले भारत जैसे देश शिक्षा और रोजगार सृजन में निवेश करके जनसांख्यिकी लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा सकते हैं। तीसरा है प्रौद्योगिकी में बदलाव। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट के एक अनुमान के अनुसार ऑटोमेशन 2030 तक 15% वैश्विक कार्यबल की जगह ले लेगा। चौथा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु आपदाओं की वजह से आउटडोर कार्य करने वाले लोग और आपातकालीन सेवा जैसे क्षेत्र प्रभावित होते हैं। पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं की वजह से भारत में 32% लोगों को फिर से कौशल प्राप्त करना होता है। हालांकि हरित अर्थव्यवस्था से 2030 तक 24 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। आइए अब इसके आगे की राह को समझते हैं। पहला है श्रम बाजार की जानकारी। सरकारों को ऑस्ट्रेलिया के मॉडल की तरह प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम को निर्देशित करने के लिए रियल टाइम डेटा साझा करना चाहिए। दूसरा है समावेशी शिक्षा। भारत की कौशल भारत मिशन जैसे कार्यक्रम वंचित समूहों के लिए कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। तीसरा है सरकारी वित्त पोषण। सरकारी वित्त पोषण और प्रोत्साहन से विशेष रूप से लघु उद्यमों एवं व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण से जुड़ी बाधाओं को कम किया जा सकता है। चौथा है निरंतर लर्निंग की सुविधा।
आजीवन लर्निंग तथा तकनीक और सॉफ्ट स्किल आधारित अपस्किलिंग एवं रीस्किलिंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत में 70% पेशेवर अपस्किलिंग यानी कौशल में सुधार के अवसरों की तलाश में रहते हैं। आइए आखिर में रिपोर्ट में रेखांकित चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय जान लेते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY चलाई जा रही है। साथ ही राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति यानी NPSDE जारी की गई है। इसके अलावा विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च यानी वज्र फैकल्टी स्कीम शुरू की गई है और सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से शिक्षा में निवेश को भी बढ़ाया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है बुल्गारिया, जिसकी राजधानी सोफिया है। ऑस्ट्रिया ने रोमानिया और बुल्गारिया के यूरोप के शेंगेन मुक्त यात्रा क्षेत्र का पूर्ण सदस्य बनने पर लगाए गए वीटो को हटाने का निर्णय लिया है। आइए अब बुल्गारिया के बारे में जानते हैं। इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में अवस्थित है। इसके दक्षिण में तुर्की और ग्रीस, पश्चिम में नॉर्थ मैसिडोनिया व सर्बिया तथा उत्तर में रोमानिया स्थित है। इसकी पूर्वी सीमा काला सागर से लगती है। यह नाटो और यूरोपीय संघ का सदस्य है। आइए अब इसकी भौगोलिक विशेषताएं भी देख लेते हैं। इसकी जलवायु की बात करें तो यह महाद्वीपीय से लेकर भूमध्य सागरीय तक है। इसकी प्रमुख नदियां डैन्यूब, मरित्सा, स्ट्रूमा आदि है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मुसाला है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में IGOT प्लेटफॉर्म पर अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया गया। इसे क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। RBI की नवीनतम उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण CCS के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार और व्यय में उपभोक्ताओं का विश्वास कमजोर हुआ है। केंद्र सरकार ने संजय मल्होत्रा को RBI का 26वां गवर्नर नियुक्त किया। केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार RBI गवर्नर की नियुक्त करती है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। बीमा सखी योजना एक प्रकार की मानदेय यानी स्टाइपेंडरी योजना है। यह महिलाओं के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत 3 साल तक मानदेय दिया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और UKAEA के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी बनाई है। ये बैटरी संधारणीय ऊर्जा स्रोत है जो हजारों साल तक कार्य कर सकती है। एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि त्रिपुरा की पारंपरिक रूप से किण्वित बांस की कोपलों में मोटापा रोधी गुण होते हैं। इन बांस की कोपलों को स्थानीय भाषा में मेलिए एमिली कहा जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी को मलेरिया पैदा करने से रोकने के लिए उस पर आनुवंशिक संशोधन संबंधी कुछ प्रयोग किए हैं। इससे पहले के अध्ययन मुख्य रूप से GM मच्छरों पर केंद्रित थे। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि किसी वैज्ञानिक योजना के बिना कब्जे में रखे गए कछुओं को वन में छोड़ना उनके संरक्षण के प्रयासों को असफल बना सकता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।